हेलो एवरीवन। तो आज हम सेल वाला चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले की वीडियो में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल तक पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल के कंपोनेंट्स से। तो सेल का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। तो हम बात करेंगे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो हम क्या करते हैं, जो कीमती चीज़ होता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो हमेशा कवर करके रखते हैं, है ना। तो ये सेल जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा होता है। तो ये सेल भी बाहर से कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेल का जो बाहर आउटर जो कवरिंग है उसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक भी नाम है सेल मेम्ब्रेन, और एक भी नाम है प्लाज्मा लेम्मा। 3 नाम है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कवरिंग कैसा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, कैसा होता है? ये कवरिंग कैसा होता है, पतला होता है और इलास्टिक होता है, थिन एंड इलास्टिक। तो थिन एंड इलास्टिक है तो ये क्या देगा, एक परफेक्ट शेप देगा, है ना। जो चीज़ पतला इलास्टिक होता है तो वो क्या देता है, एक शेप देता है ना, एक सुंदर सा परफेक्ट शेप देता है। तो ये सेल को एक शेप देगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट बोलो एनिमल बोलो दोनों में ही पाया जाता है। प्लांट, अब देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये गर्ड जैसा है। गर्ड नहीं, तुम शख्स लौंडा बोल सकते हो, जो हर किसी को लाइफ में आने नहीं देता है। अगर कोई मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन आ भी जाए तो उसको नहीं जाने देता है, तो ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी मॉलिक्यूल्स को, वो हर कोई मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देता है और हर कोई को बाहर भी जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में। ओके, इट ओनली अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। कोई कुछ ही मटेरियल्स को वो अंदर ले लेता है और कुछ ही मटेरियल्स को वो बाहर कर देता है। ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, देखो ऐसे याद रखना। प्लाज्मा Pl से होता है, ओके। P से होता है प्रोटीन, L से होता है लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या फंक्शंस है, एक तो है कि ये जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेल का जो डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन है, हमें क्या पता है कि सेल के अंदर 70% ही वाटर रहता है और बाकी की 30% कुछ और रहता है। तो उस कॉम्पोजिशन को सेल मेंटेन करके रखता है। ओके, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कौन से प्रोसेस में होता है, एक तो है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। ये लगभग एक ही है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्यूट और आयंस, जैसे कि तुम्हारा सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ये सारा क्या है, आयंस है। तो आयंस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसे डिफ्यूजन बोला जाता है। और अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस बोलोगे। ओके फाइन। अब डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में दूसरा पॉइंट ये है कि इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये डिफ्यूजन प्रोसेस करने के लिए कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। अब आएंगे ये 2 टर्म में, जो है एंडोमोसिस एंड एक्सोमोसिस। एंडो मतलब अंदर, ऑस्मोसिस मतलब पानी का मूवमेंट। जब पानी का मूवमेंट इनटू द सेल, जब सेल अपने अंदर ले लेगा उसको क्या बोलोगे, एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर, जब पानी बाहर चला जाएगा, सेल जब पानी का रिलीज करेगा तब उस मूवमेंट को क्या बोलोगे, एक्सो ऑस्मोसिस। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक तो है हाइपरटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपोटोनिक। ओके, सो हाइपरटोनिक में होता क्या है, देखो हाइपर मीन्स अति, ज़्यादा। तो हाइपर में याद रखना, हाइपर में ऑलवेज सेल श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक। ओके, क्यों श्रिंक क्यों हो जाता है, ऐसा सिकुड़ क्यों जाता है, क्योंकि हाइपरटोनिक में क्या होता है, सल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगा। तो इसीलिए पानी देखो अंदर से, सेल के अंदर से बाहर चला आया, तो इसीलिए ये सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। तो इसको प्लाज्मोलाइज्ड भी कह सकते हो। ये आरबीसी प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, ये आरबीसी है। ओके, ये डिफरेंट सोल्यूशन में आरबीसी प्लेस किया गया है।
तो ये आरबीसी क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब आते हैं आइसोटोनिक। आइसो मीन्स इक्वल, तो जब दोनों का ही कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन अगर इक्वल है तब उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। सो इधर क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा वाटर का। देन हाइपोटोनिक, हाइपो, ओ का प्रोनाउंस हो रहा है हाइपो, ओ, तो ओ कैसा होता है, गोल होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, आरबीसी फूल जाएगा, आरबीसी स्वेल अप हो जाएगा। ओके, सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी फूल जाता है। क्यों भाई, सेल क्यों फूल जाता है? अगर तुम पानी में तुम किशमिश रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ बहुत घंटे के बाद क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना। तो फूल क्यों जाता है, क्योंकि पानी का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन। इधर क्या हो रहा है, इधर सॉल्वेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। तो पानी सेल के अंदर जा रहा है, इसीलिए सेल क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है, फूल रहा है। तो ये है एंडोस्मोसिस, ये है एक्सोस्मोसिस, तो ये है हमारा 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो इधर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वही इधर लिखा है, तो आप लोग हो सके तो नोट कर लेना। तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।